तो आज की चैप्टर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में आप लोगों को थोड़ा बहुत जानकारी होगा, केमिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे, बट उतना डिटेल्स में नहीं पढ़े होंगे जितना हम लोग फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं। क्या आप अपनी डे टू डे लाइफ में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कहीं कुछ एग्जाम्पल वगैरह देखे हो, यूजेस वगैरह देखे हो? हैव यू एवर सीन? सोचो तो, हैव यू एवर सीन एन इफेक्ट रिलेटेड टू दिस? देखे होगे कहीं तो शायद ध्यान भी नहीं दिए होगे। जो आप देखे होगे एग्जाम्पल्स वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं है, लेकिन उससे मिलता जुलता इफेक्ट है, मिलता जुलता इफेक्ट है। हम तो कहेंगे कि ऑलमोस्ट 100% मिलता जुलता इफेक्ट है। बस प्रॉब्लम ये होता है कि वहाँ पर लाइट यूज नहीं होता है, इधर इंफ्रारेड यूज होता है। अब देखे होगे रेस्टोरेंट वगैरह में, है ना, आप हाथ धोने के बाद, ड्राई करने के बाद एक मशीन रहता है, उसके नीचे से हाथ दिखाओ तो गर्म हवा निकलता है, हाथ निकाल तो गर्म हवा निकलना बंद हो जाता है। दैट इज एन इफेक्ट सिमिलर टू दिस। कभी कभार देखे होगे कि हम लोग जो ज़्यादा सिविलाइज्ड लोग हैं वो टॉयलेट यूज करने के बाद यूजुअली पानी नहीं डालते, क्योंकि फ्लश नहीं करते, क्योंकि हम लोग ज़्यादा सिविलाइज्ड है। कौन फ्लश में हाथ लगाएगा, क्या मालूम कितना जर्म्स होंगे, नहीं। तो वहाँ पर भी वो मैकेनिज्म किया जाता है, आफ्टर यू यूज द टॉयलेट एंड व्हेन यू मूव अवे ऑटोमेटिकली वाटर इज फ्लश्ड, है ना। ये सब जो है इसका मिलता जुलता इफेक्ट है। इसके बारे में हम लोग आज डिटेल्स में देखेंगे, कैसे होता है वो चीज़ें, कैसे ऑपरेट करता है। क्या हाथ दिखाओ गर्म हवा निकलता है, हाथ निकाल दो गर्म हवा निकलना बंद हो जाता है, वो सारी चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे। चलिए पहले देखते हैं व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब जब भी कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ए कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एनर्जी पैकेट्स कॉल्ड फोटोन्स। जब कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी मेटल पे गिरता है तो मेटल के तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत लाइटली बाउंड होते हैं टू दी पेरेंट न्यूक्लियस। तो अब जो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गिरता है उसकी फोटोन का एनर्जी को ये इलेक्ट्रॉन्स अब्सॉर्ब कर लेते हैं। अब्सॉर्ब कर लेने के बाद क्या होता है, दे विल जंप टू हायर ऑर्बिट। हायर ऑर्बिट को जंप करने से क्या होगा, दे आर ऑलरेडी लाइटली बाउंड टू द न्यूक्लियस, व्हेन दे जंप टू हायर ऑर्बिट दे लीव द पेरेंट एटम। एटम को छोड़ देते हैं, छोड़ के वो एटम को छोड़ के मेटल की सरफेस पे आ जाते हैं। कब होता है ऐसे, जब भी कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गिरता है, ठीक है। तो ये सारे जो इफेक्ट है ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की तरह है, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं है। तो फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? हम जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात कर रहे हैं तब अगर हम लाइट को कंसिडर करेंगे, लाइट इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अगर लाइट किसी मेटल सरफेस पे गिरने से उसकी इलेक्ट्रॉन्स मेटल सरफेस पे आ जाते हैं तो हम इफेक्ट को कहेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तो चलिए हम इसको लिखते हैं, डिटेल्स में देखते हैं क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पॉइंट नंबर वन कहता है इजेक्शन ऑफ metal electrons by incidence of visible light on metal is called photoelectric effect. फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या? फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या सिर्फ विजिबल लाइट गिरने से ऐसा इफेक्ट होता है? सिमिलर phenomenon also takes place when any electromagnetic wave falls on a metal. जब किसी एक मेटल सरफेस पे किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गिरता है तो मेटल इलेक्ट्रॉन्स जो कि लाइटली बाउंड टू है पेरेंट न्यूक्लियस, वो क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स फोटोन की एनर्जी को अब्सॉर्ब करते हैं और वो अपनी पेरेंट एटम से फ्री हो जाते हैं। फ्री हो जाने से वो क्या करते हैं, दे कम टू द सरफेस ऑफ द मेटल, ठीक है ना। अब
अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को देखने के बाद ऐसे मत सोच लेना कि ओनली व्हेन विजिबल लाइट इज इंसिडेंट। ऐसा भी होता है कि व्हेन एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉल्स डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ मेटल, व्हेन एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉल्स यू विल फाइंड द इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड टू द सरफेस। बट इफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ए विजिबल लाइट, तो इफेक्ट को हम नाम देंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, इसलिए दूसरा पॉइंट को भी हम लोग लिख लेंगे by incidence of any electromagnetic wave on metal, such phenomenon takes place। बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस आए हैं। क्या बताया मैंने? मान लो कि कोई एक एटम है और ये उसका इलेक्ट्रॉन है, और हम बात करें किसी मेटल का। मेटल के केस में दिस इलेक्ट्रॉन इज वेरी लाइटली बाउंड टू द न्यूक्लियस। अगर हम कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को इसके ऊपर इजेक्ट करते हैं, दैट इज कैरिंग ए नंबर ऑफ फोटोन्स। जब ये फोटोन इसको टकराएगा, क्या हो सकता है? देयर मे बी ए हेड ऑन कोलिजन, देयर मे बी ए ओब्लिक कोलिजन। सर कोलिजन किस बात का हुआ? अरे भाई, हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि फोटोन का कुछ मोमेंटम है ना, h by lambda। इफ लैम्बडा इज द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो उसका कुछ मोमेंटम भी है। अगर वो डायरेक्टली हिट करता है इसको, तो ये इलेक्ट्रॉन ये पूरा एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेता है और हायर ऑर्बिट में जंप करने के चक्कर में अपनी मेटल को छोड़ के, अपनी एटम को छोड़ के सरफेस में भाग जाता है। अगर ये ओब्लिकली हिट करता है तो उसका मोमेंटम का कुछ हिस्सा उसको दे देता है, मतलब इसका काइनेटिक एनर्जी कुछ बढ़ जाता है, और बाकी एनर्जी को लेके ये फोटोन जंप कर जाता है, बाउंस बैक करता है, किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ टकराता है। कहने का मतलब हुआ, when a photon is striking a metal, it may happen that the photon energy is totally absorbed by the metal electron, single electron, or it is shared by a number of electrons। ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, ये मत सोच लेना कि फोटोन गिरेगा तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। हो सकता है कि ये फोटोन 25 इलेक्ट्रॉन के साथ अपना एनर्जी को शेयर कर लिया, और किसी के पास भी सफिशिएंट एनर्जी नहीं हुआ कि वो अपना एटम को छोड़ के चले जाए। ऐसा भी हो सकता है। तो हम देखें कि by incidence of photon, the electrons leave their current atom and go to the metal surface, and if that electromagnetic wave is light wave, the effect will be called photoelectric effect। Otherwise also similar effect is taking place। समझ में आया? क्वेश्चन कैसे आता है इसके ऊपर? लेट अस, क्वेश्चन ऐसे आता है कि in case of an uncharged gold leaf electroscope, if X-ray electromagnetic wave is incident on bit number one leaf, और bit number 2 में both the leaves, then find what happens to, or comment what happens to, then comment what happens to, excuse me, then comment what happens to the distance between the leaves
कोई गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में क्या होता है कि इसमें एक इंसुलेटिंग बार होता है, इसमें दो लीफ होते हैं और क्या होता है कि यू गिव देम चार्ज देने के बाद ये दोनों अगर लाइट चार्ज के होंगे तो रिपेल हो जाएंगे, दूर चले जाएंगे, और लाइट चार्जेस के होंगे तो अट्रैक्ट हो जाएंगे। दिस टाइप ऑफ थिंग्स आर टेकन। ये इसको यूज करके हम लोग ये कोई मटेरियल बड़ी चार्ज है कि नहीं चेक करते। अब बात ये हुआ कि कोई अनचार्ज गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है, तो आप इसको लिटरली ऐसे सोचो कि देयर आर टू थीन स्मॉल गोल्ड प्लेट्स, थीन स्मॉल गोल्ड प्लेट्स ऐसा है। अगर इसके ऊपर एक्सरे गिरेगा तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ेगा कि घटेगा, आपको बताना है। क्या दिया? बीट नंबर 1, जब एक ही लीफ पे एक्सरे गिरेगा, एक्सरे इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड दिस इज गोल्ड, ये गोल्ड का है तो मेटल है, तो क्या होगा? इसके इलेक्ट्रॉन्स निकल के भागेंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स निकल के भाग जाएंगे तो दिस विल बिकम ए पॉजिटिव चार्ज, दैट लीफ विल बिकम ए पॉजिटिव चार्ज, दैट पॉजिटिव चार्ज एंड हियर इज अनदर अनचार्ज लीफ। तो कोई एक पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर है, कोई एक अनचार्ज कंडक्टर है, तो क्या होगा इन दोनों के बीच में? कैसा होगा फोर्स? इसके चलते यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएंगे, है ना, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएंगे, इधर को पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएंगे, तो ये होल क्या होगा? ये इसको अट्रैक्ट करेगा। सो अगर एक लीफ पे एक्सरे गिरता है, एक्सरे अगर एक लीफ पे गिरता है, ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, तो बाय इंडक्शन इफेक्ट दूसरे लीफ को अट्रैक्ट करेगा, दोनों के बीच में डिस्टेंस घट जाएगा। समझ में आया? तो वही चीज को हम लोग यहाँ पर लिखना भी चाहते हैं। लेट अस राइट। क्या लिखेंगे? बिट नंबर 1 में सॉल्यूशन लिखेंगे। When X-ray is incident on one leaf, is incident on one leaf, is incident on one leaf or gold leaf. When I say leaf, I say one gold leaf because that is a metal. The electrons are ejected out. Electrons are ejected out. देखो, when I say ejected out, you should understand the dictionary meaning of ejected out. Electrons are pulled out और electrons are pushed out. Pushed out को कहते हैं ejected out, मतलब मेटल ही उसको पुश करके बाहर भेजेगा। ठीक है? Electrons are ejected out. When X-ray is incident on one gold leaf, the electrons are ejected out and the leaf becomes positively charged. It attracts the other leaf by induction. So distance between them decreases. Distance between them decreases. जैसे मैं पहला बीट का आंसर आपको बता दिया, मुझे इतना तो अंदाज है कि दूसरा बीट का आंसर आप लोग पक्का बता दोगे। दूसरा बीट क्या था? अगर एक्सरे गिरता है दोनों ही लीफ पे अगर एक्सरे गिरता है, देन हाउ दे आर गोइंग टू बिहेव, बता सकते हो क्या? कोई एक गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में दोनों लीफ पे एक्सरे गिरने वाला है। नाउ यू सी दीज आर द टू लीफ, दिस इज वन लीफ, दिस इज अनदर लीफ। अब दोनों के ऊपर एक्सरे गिर रहा है, दोनों के ऊपर एक्सरे गिर रहा है, इसके ऊपर भी गिर रहा है, इसके ऊपर भी गिर रहा है, तो गिरने से क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली इसके भी इलेक्ट्रॉन भाग जाएंगे, इसके भी इलेक्ट्रॉन भाग जाएंगे, दोनों पॉजिटिवली चार्ज हो जाएंगे। अगर दोनों पॉजिटिवली चार्ज हो जाएंगे तो देयर विल बी रिपल्शन, द लीफ्स विल गो अवे फ्रॉम ईच अदर। तो क्या कहेंगे? व्हेन
एक्सरे इज इंसिडेंट, ये क्वेश्चन आ चुका है इसलिए मैं दे रहा हूं। वेयर एक्सरे इज इंसिडेंट ऑन both leaves, each becomes positive charged, each becomes positively charged by ejection of electrons. So they repel each other. मेरे ख्याल से ये सिंपल सा लॉजिक आपको समझ में आया, ठीक है ना? सिंपल सा लॉजिक है। कोई गोल्ड टेलीस्कोप को, कोई इलेक्ट्रोस्कोप की एक लिप पे अगर एक्सरे गिरेगा, दोनों लिप एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और दोनों लिप पे गिरेगा, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लेकिन ये जो इफेक्ट की बात हम देख रहे हैं, दिस इज नॉट डेजिग्नेटेड एज ए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब कहेंगे? एक्सरे इज नॉट ए विजिबल लाइट। जब विजिबल लाइट गिर के ऐसा कुछ चीजें होंगे तो इफेक्ट को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहेंगे, ठीक है? तो अभी हम लोग सिर्फ 2 पॉइंट देखें। इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय इंसिडेंस ऑफ विजिबल लाइट ऑन मेटल इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है? दूसरा हुआ, ऐसा फेनोमेनन हर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के साथ होता है। पॉइंट नंबर 3, कोई एक इलेक्ट्रॉन को कुछ एनर्जी देंगे तो पेरेंट एटम को छोड़ के मेटल सरफेस पे आ जाएगा। कितना कम से कम एनर्जी देना चाहिए? व्हाट शुड बी द मिनिमम एनर्जी दैट शुड बी गिवन टू द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ताकि वो उसको छोड़ के मेटल सरफेस पे आ जाएगा? उतना एनर्जी को कहते हैं वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, ठीक है? देखते हैं, द मिनिमम अमाउंट ऑफ energy required, the minimum amount of energy required to just liberate one metal electron, a metal electron to the surface of the metal is called the work function of the metal. वर्क फंक्शन बस एक नाम है, कोई बड़ा चीज नहीं है, आपको याद रखना है। एनर्जी वर्क फंक्शन क्या है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी, वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, जो कि अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग होता है। सोडियम के लिए कुछ 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, तो कॉपर के लिए मे बी समथिंग लाइक 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सबके लिए अलग अलग होता है। वर्क फंक्शन is different for different metals, अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग होते हैं। और चलो हम वर्क फंक्शन को W से डिनोट करते हैं। We call work function is different for different metals। इस चीज को थोड़ा सा यहाँ पर कंप्रेस करके लिखते हैं। यस, क्या आपको समझ में आ गया? वर्क फंक्शन इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू जस्ट लिबरेट एन इलेक्ट्रॉन टू द मेटल सरफेस। तो वो एनर्जी हम देंगे कैसे? बाय इंसिडेंट ऑफ फोटोन्स, इंसिडेंस ऑफ फोटोन्स। तो फोटोन के पास कम से कम कितना एनर्जी होना चाहिए? फोटोन के पास कम से कम उतना एनर्जी होना चाहिए जो उसका वर्क फंक्शन के बराबर है। तो फोटोन के पास कितना एनर्जी होना चाहिए? दैट एनर्जी मस्ट बी एटलीस्ट इक्वल टू वर्क फंक्शन, ताकि ये अगर गिरेगा
किसी इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को खा के खुशी से उछलेगा तो सरफेस तक पहुंच जाएगा। तो मिनिमम एनर्जी required, minimum energy of a photon, for which it is able to cause photoelectric effect is equal to work function of the metal, हाँ सर, इसमें कोई बड़ी चीज तो है नहीं, पूरे चैप्टर में ही कोई बड़ी चीज नहीं है, जबकि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और मेरा दावा है, अगर आप आज की क्लास को ध्यान से सुन रहे हो, यू डोंट मेक रिवीजन ऑल्सो, चैप्टर का रिवीजन करने की भी जरूरत नहीं है, चैप्टर इतना आसान है, थोड़ा सा एक बार समझ लोगे कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो लॉजिक क्लियर हो जाएंगे। इज इक्वल टू द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। अच्छा, फोटोन के पास कितना एनर्जी होना चाहिए? फोटोन के पास वर्क फंक्शन बराबर क्या एनर्जी होना चाहिए? तो हम जानते हैं एनर्जी ऑफ ए फोटोन इज गिवन बाय hf। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज f, then the energy associated with the photon is given by h into f। h क्या था? प्लैंक्स कांस्टेंट, f frequency। तो first will be the minimum frequency of incident light। The minimum frequency of incident light to cause photoelectric effect is called the threshold frequency, जिसको हम लोग F0 से डिनोट करेंगे। इंसिडेंट लाइट का मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए कि ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करवा पाएगा किसी एक पर्टिकुलर मेटेरियल के पास, किसी एक पर्टिकुलर मेटल के पास। दैट मींस H into F0, द एनर्जी ऑफ द फोटोन मस्ट बी इक्वल टू द वर्क फंक्शन। W क्या हुआ? वर्क फंक्शन। आगे हर जगह हम वर्क फंक्शन की जगह W लिखेंगे, आपको समझ में आ जाना चाहिए। So what is the minimum frequency, threshold frequency? It is W by H. This is called threshold frequency। Obvious है कि W, the work function is different for different metals, तो threshold frequency is also different for different metals। सोडियम से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए लाइट का मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो होना चाहिए, कॉपर से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए लाइट का मिनिमम फ्रीक्वेंसी उससे ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि वर्क फंक्शन इज मोर फॉर कॉपर। सो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज अगेन डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ मेटल इन व्हिच यू वांट टू डेवलप दिस फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। बट देन फोटोन का एनर्जी को हम लोग दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। अगर जो इंसिडेंट लाइट है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसका वेवलेंथ अगर लैम्बडा है, तो हम कहेंगे फोटोन एनर्जी इज आल्सो गिवन बाय hc by लैम्बडा। f0 की जगह c by लैम्बडा लिख दो। f0 is equal to c into लैम्बडा, सॉरी c is equal to f into लैम्बडा, तो लैम्बडा हो गया c by f0। that minimum wavelength that wavelength for which photoelectric effect is taking place is called the threshold wavelength। तो थोड़ा हम ध्यान से देखें यहाँ पर, अगर हम कहेंगे HF0 is equal to W for initiation of photoelectric effect, तो F0 क्या था? मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। इसको अगर इन टर्म्स ऑफ लैम्बडा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? हम जानते हैं कि F0 into λ0 is equal to C, और λ0 is nothing but C by F0।
C by or F0 is equal to C by lambda 0. I can write SC by lambda 0 must be equal to W. यहाँ पर थोड़ा टिपिकल डिफरेंस है डेफिनेशन में, इसलिए मैं इसको एलाबोरेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये डेफिनेशन डायरेक्टली पूछा जाता है। देखो मिनिमम F0 और F0 कम से कम इतना होना चाहिए कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। लैम्ब्डा 0 क्या होना चाहिए? मिनिमम इतना होना चाहिए कि मैक्सिमम होना चाहिए। देखो लैम्ब्डा 0 को अगर बढ़ाएंगे तो एनर्जी तो घट जाएगा, एनर्जी घट जाएगा। लैम्ब्डा 0 को अगर फर्दर ज्यादा करेंगे तो ये एनर्जी कम हो जाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इजेक्शन नहीं होगा। मतलब ये जो लैम्ब्डा 0 है ये मिनिमम वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैक्सिमम वेवलेंथ फॉर इंसिडेंट लाइट फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मैक्सिमम, क्योंकि उससे ज्यादा वेवलेंथ होगा तो एनर्जी कम हो जाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा नहीं। बस यही चीज के ऊपर मैं एम्फासिस करना चाहता था। क्या था? यहां पर हम लोग लिखे द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, लेकिन जब वेवलेंथ को लिखने की कोशिश करेंगे क्या लिखेंगे? द मैक्सिमम वेवलेंथ। बस ये चीज को ध्यान से याद रखना बेटा, मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ, क्योंकि इससे ज्यादा वेवलेंथ होगा तो एनर्जी वर्क फंक्शन से कम हो जाएगा। F0 के केस में मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्यों लिखते थे? क्योंकि उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा तो फोटोन का एनर्जी वेवलेंथ से ज्यादा हो जाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इजेक्शन हो जाएगा। लेकिन यहां पर अगर वेवलेंथ लैम्ब्डा 0 से ज्यादा हो गया, दिस एनर्जी विल बी लेस देन दिस, इसलिए लिख रहे हैं द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट to cause photoelectric effect is called threshold wavelength। किसका? वेवलेंथ ऑफ मेटल, जिस मेटल की बात करें। अगर हम निकालना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे? लेट अस राइट लाइक दिस। हम कहेंगे SC बाय थ्रेशोल्ड वेवलेंथ को लैम्ब्डा 0 कहेंगे, तो कहेंगे SC बाय लैम्ब्डा 0 मस्ट बी इक्वल टू वर्क फंक्शन। और व्हाट शुड बी द मैक्सिमम वेवलेंथ? इट शुड बी द SC बाय W। ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो हम कहेंगे द मिनिमम मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ photoelectric effect is given by SC by W and W is work function and this is the threshold wavelength। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पहले जो देखे थे वो F0 क्या था? F0 was W by H, it was threshold frequency। और F0 और लैम्ब्डा 0 में क्या रिलेशन है आपको मालूम होना चाहिए। F0 into लैम्ब्डा 0 is equal to C, ये रिलेशन आपको मालूम होना जरूरी। अगर पूछेगा दोनों निकालो तो ठीक है, आप एक निकाल सकते हो, दूसरे को इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। किसी एक को निकाल दो। F0 क्या हो गया? W by H। अच्छा, लैम्ब्डा 0 क्या हो गया? लैम्ब्डा 0 is C by F। Very simply you can find out what is this। ओके, तो हमें अभी समझ में आ गया कि मिनिमम एनर्जी ऑफ ए फोटोन which can cause photoelectric effect is depending upon the threshold wavelength and threshold frequency of incident light। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर किसी एक फोटोन के पास एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा है, एनर्जी इज मोर देन वर्क फंक्शन, ये कोई फोटोन है, अगर किसी एक मेटल इलेक्ट्रॉन को जाके मारता है तो ये इलेक्ट्रॉन निकल के आ जाएगा। जैसे मैं पहले भी बता चुका हूं, कोई जरूरी नहीं है कि ये फोटोन का सारा एनर्जी को एक इलेक्ट्रॉन खाएगा। अगर ये हेड ऑन कोलिजन हो रहा है, हो सकता है इसकी सारा एनर्जी को ये ऑब्जर्व कर लेगा। लेकिन अगर ये ओब्लिकली मार रहा है, ये फोटोन इसको मारा, मारने के बाद फोटोन इधर गया कुछ लेसर एनर्जी लेके, ये कुछ एनर्जी लेके इसको मारा, कुछ लेसर एनर्जी लेके इधर गया, किसी एक दूसरा इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे मारा, फिर इधर गया, किसी तीसरे इलेक्ट्रॉन को मारा। हो सकता है कि द एनर्जी ऑफ द फोटोन
is being shared by a number of electrons, none of them will come out. हाँ, अगर ये पूरा का पूरा एनर्जी को ये अकेला खाता तो शायद ये बाहर आ पाता। असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन के लिए चीजों को याद रखो। When a photon of energy more than work function, when a single photon of energy more than work function is incident on a metal surface, definitely one electron will come out, two electron will come out. नहीं, it may happen no electrons are also coming out because that photon energy is shared. आप ऐसे नहीं बोल सकते कि वो फोटोन का एनर्जी लेके पक्का एक इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आ जाएगा। एक निकल के आ सकता है, अगर बहुत ज्यादा एनर्जी है फोटोन के पास, दो तीन इलेक्ट्रॉन को भी निकाल सकता है या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल सकता, डिपेंडिंग अपॉन हाउ दिस एनर्जी इज शेयर्ड। इसका मतलब हुआ दी इलेक्ट्रॉन्स और फोटो इलेक्ट्रॉन्स, फोटो इलेक्ट्रॉन्स में jump out of metal surface when frequency f of incident light is more than f0, f0 से अगर ज्यादा होगा तो photons may be ejected. Remember, I have written may jump out. They will not jump out, not necessarily they will jump out. मैं क्यों बता रहा हूँ इसको इतना इंपोर्टेंस देके? जेई मेन में एक बार क्वेश्चन आ गया है, मैं बताऊंगा क्या था क्वेश्चन आ गया है। They may jump out of the metal surface when frequency of the incident light is more than f0 or wavelength of incident light is less than lambda 0 or wavelength of incident light is less than lambda 0, क्योंकि lambda 0 क्या था? मैक्सिमम वेवलेंथ फॉर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगर वेवलेंथ लैम्डा 0 से कम है तब फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा और फ्रीक्वेंसी f0 से ज्यादा है तब फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। The photons, तो photoelectrons may jump out of the metal surface when frequency of incident light is more than f0. Point number 6. Point number 6. When light of frequency f greater than f0 is incident on a metal end, the complete photon energy is totally absorbed by a single metal electron. Then a part of the photon energy is utilized or used up in liberating the electron to surface, and rest energy is utilized used in imparting kinetic energy to the electron. देखो ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैसे, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन को
ये काइनेटिक एनर्जी देने में कब मदद करेगा? अगर किसी एक फोटोन का कंप्लीट एनर्जी को कोई एक मेटल इलेक्ट्रॉन पूरा अकेला खा लेता है तो उस एनर्जी का कुछ हिस्सा को यूज करता है सरफेस तक आने में, जिसको हम कहते हैं वर्क फंक्शन। बाकी जो एनर्जी बच गया उसको लेके कूद के जंप करके इससे बाहर निकल के आता है। दिस काइनेटिक एनर्जी इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी with which the electron may jump out। ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है जितने में ये इलेक्ट्रॉन जंप करके बाहर आ सकता है। ये चीज देखना। तो आपको कंडीशन समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विथ व्हिच एन इलेक्ट्रॉन में जंप आउट। अगर जो फोटोन है उसके पास इतना एनर्जी है कि दैट एनर्जी इज मोर देन द रिक्वायर्ड वर्क फंक्शन फॉर द मेटल। तो एक्सक्यूज मी, तो ये जो मेटल है उसका एनर्जी का कुछ हिस्सा को कंज्यूम करके सरफेस में आ जाता है, फिर हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी में जंप करता है। समझ में आया? तो इसको हम कैसे लिखेंगे? if f is frequency of incident light, f0 is threshold frequency, then the energy of the photon is equal to work function of the metal plus maximum kinetic energy। कब होता है? Then when one complete photon is absorbed by one इलेक्ट्रॉन। तो इस चीज को हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, एच एफ और के ई मैक्स को इधर ले आओ, हम कहेंगे के ई मैक्स द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच एफ माइनस डब्ल्यू। और इसको चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, के ई मैक्स इज इक्वल टू एच एफ माइनस डब्ल्यू। क्या था? एच एफ जीरो। आपको याद होगा F0 था थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो इसको हम HF0 लिख सकते हैं। ये जो इक्वेशन बन गया, दिस इज कॉल्ड आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। क्या ये बातें समझ में आया? क्या ये बातें सबको समझ में आया? ये सर नो बताइए। देखो इसमें तो कोई दम ही नहीं है, ये तो बहुत ही सिंपल सा चीज है, लेकिन लॉजिक समझ में आना चाहिए। हम लोग ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कहने का मतलब है ये इक्वेशन से हमें क्या समझ में आ रहा है? इस इक्वेशन से हमें समझ में ये आया कि when light of frequency f greater than f0 is incident on a metal Ke maximum is equal to hf minus hf0। हाँ सर, ये तो समझ में आया। लेकिन अगर सेम एनर्जी इज नॉट absorbed by a single electron, then in that case it may happen that no electron is coming out. If the energy is shared by a number of electrons, none of them will come out. So the minimum kinetic energy
द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कितना हो सकता है, इज इक्वल टू 0। ऐसा कब होता है, व्हेन फोटोन एनर्जी इज शेयर्ड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इस चीज को किसी बुक में हाईलाइट नहीं किया। मिनिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हर जगह मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की बात चलता है। जेईई मेन में क्वेश्चन आ गया, ये फ्रीक्वेंसी का लाइट इस मेटल पे डाल दिया गया, व्हाट इज द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स। और बच्चे तो इतने अक्वेंटेड थे, मिनिमम उनको दिखाई नहीं, ये फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल के आ गए। मिनिमम काइनेटिक एनर्जी होगा 0। मिनिमम काइनेटिक एनर्जी होगा 0 अगर वो फोटोन का एनर्जी को ढेर सारे इलेक्ट्रॉन मिल बांट के खा लेते हैं, शेयर कर लेते हैं, तो हो सकता है उनमें से कोई भी निकल के नहीं आएगा। क्लियर? चलिए पॉइंट नंबर 8 में चलते हैं। अगर हम ड्रॉ करना चाहेंगे वेरिएशन ऑफ Ke max with intensity of incident light, क्या लिखेंगे, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट बढ़ गया, मतलब क्या है, हम लास्ट क्लास देखे थे, इंटेंसिटी वाज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पढ़े थे NHF बाय ds dt, ऐसे करके पढ़े थे। इंटेंसिटी बढ़ेगा when more number of photons are striking, so when the intensity of incident light is increased, what happens, you see more number of photons are striking the metal, more number of photons are striking the metal, तो हो सकता है कि more number of electrons are coming out, लेकिन जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो तो कितने तो फोटोन स्ट्राइक करें उनके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, वो तो डिपेंड करता है सिर्फ F और F0 के ऊपर। F0 तो नेचर ऑफ द मेटल है, वर्क फंक्शन है, अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग है, वो फिक्स्ड है। तो हम कहेंगे इट डिपेंड्स ओनली ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो हम क्या देख रहे हैं, हम देखेंगे कि विद इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, तो हम कहेंगे Ke max is independent of the intensity of light. अच्छा, how it depends on with variation of Ke max with frequency of incident light। हाँ, ये चीज तो है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है, हम जानते हैं कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू HF माइनस HF0। हाँ, F बढ़ेगा तो Ke max बढ़ेगा, लिनियरली इंक्रीजेस, Ke max लिनियरली इंक्रीजेस, Ke max linearly increases with F बढ़ेगा तो Ke max बढ़ने लगेगा। कब, जब F is more than F0। अच्छा, for F greater than F0 ये linearly increase करता है। अगर हम प्लॉट करके देखना चाहेंगे how it looks, ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, ये हो गया आपका Ke max। हम प्लॉट करके देखना चाहते हैं कि हाउ इट इज लुकिंग, हाउ इज द वेरिएशन। देखो मैं Ke max को y एक्सिस में लिया हूं, ये y एक्सिस में गया है और ये x एक्सिस में गया है। इज इट नॉट लुकिंग ऑफ द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू mx माइनस c, क्योंकि h इज ए कांस्टेंट, F0 इज आल्सो ए कांस्टेंट, for the metal F0 is a constant, this is a constant, y is equal to mx minus c, so it is looking something like with positive slope, and you see the diagram looks like something like this h। अब जब हम कहेंगे F0 होगा तो ये माइनस F0 होगा, नीचे की तरफ रहेगा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा ड्रॉ करता हूं ऐसे, ठीक है। जब F0 होगा तो हम कहेंगे कि ये जो वेरिएशन होगा ये कोई एक स्ट्रेट लाइन जैसे वेरिएशन होगा, और
F इज इक्वल टू 0 में, F इज इक्वल टू 0 में K max इज माइनस HF0, काइनेटिक एनर्जी तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता, बट यू कैन लुक एट द डायग्राम, यू हैव टू ड्रॉ ए डॉटेड डायग्राम लाइक दिस, क्योंकि इधर ये डायग्राम एग्जिस्ट नहीं करता, काइनेटिक एनर्जी कैन नॉट बी नेगेटिव। जब F इज इक्वल टू F0 हो गया तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज 0, सो यू अराइव एट ए पॉइंट समवेयर हियर, ये कौन सा फ्रीक्वेंसी है? F0। इसके बियॉन्ड फिर F इज मोर देन F0, यू से इट इज mx माइनस c, तो ये कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा, इट इज ए स्ट्रेट लाइन गोइंग लाइक दिस, रिमेंबर दिस इज ए सेम स्ट्रेट लाइन गोइंग लाइक दिस, ठीक है। और मैं चाहूं तो आपके लिए ये डायग्राम को थोड़ा सॉलिड बना देता हूं, द डायग्राम गोज लाइक दिस, दिस इज द वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी विद फ्रीक्वेंसी। इस चैप्टर में आपको ऐसे ही लुंदु पुंदु क्वेश्चंस पूछेंगे, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं, सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे, ये सब बताना, बस बताना ये है कि ये जो लाइन है अभी हम ड्रॉ कर रहे हैं, इसका स्लोप क्या होगा? क्या कोई बता सकता है स्लोप क्या होगा? K max इज इक्वल टू HF माइनस HF0 में ये लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा? कैन यू हेल्प मी फॉर दिस स्लोप? mx, m is the slope now, y is equal to mx plus c में m is the slope, here slope is nothing but the Planck's constant, this is nothing but the Planck constant, ठीक है, ये चीजें आपको याद रखना है, ठीक है। हमें समझ में आया हाउ इज द वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी विद इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी के साथ वेरिएशन कैसा है अभी अभी हम लोग देख लिए, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं सब कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, क्वेश्चन को साथ साथ करते चलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन है कि वेरिएशन ऑफ maximum kinetic energy for a variation of maximum kinetic energy with incident frequency is variation of maximum kinetic energy with incident frequency, थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं, यस, वेरिएशन ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी with incident frequency for variation of maximum kinetic energy with incident frequency is plotted for sodium and copper. Identify the correct diagram. Identify the correct diagram. क्या दिया? Given कि work function of sodium is less than work function of copper. ये आपको मालूम है। मैं डायग्राम दिखा रहा हूँ, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा डायग्राम सही होगा। मैं प्लॉट कर रहा हूँ वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी विथ फ्रीक्वेंसी, variation of maximum kinetic energy. I am not plotting kinetic energy, plotting the maximum kinetic energy with frequency. अब इसको मैं बार बार प्लॉट करना चाहता हूँ। ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ, चलिए 3 केस ही प्लॉट करके देखते हैं। ये हो गया बी, केस बी है, ये हो गया केस सी है। तीनों केस में मैं कुछ अलग अलग प्लॉट करना चाहता हूँ। एक केस में ऐसा प्लॉट करना चाहता हूँ, कॉपर सोडियम। दूसरे केस में ऐसा प्लॉट करना चाहता हूँ, सोडियम कॉपर। तीसरे केस में मैं कुछ ऐसा प्लॉट करना चाहता हूँ, कॉपर सोडियम। और
चौथा केस में भी मैं कुछ प्लॉट करके आपको दिखाना चाहता हूँ और आपको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से सही कौन है। ठीक है, आप कर लोगे इसको। ये AFMC का एंट्रेंस क्वेश्चन है, आप इसको कर सकते हो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बोर्ड में भी तो आ सकता है क्योंकि क्वेश्चन में कोई दम नहीं है और आप लोग तो बाहुबली लोग हो, आप लोग कर लेते हो सब कुछ, है ना। चलिए ठीक है, ये हो गया डी ऑप्शन। ऑप्शन डी में क्या दिया है? ऑप्शन डी में दिया है डायग्राम कुछ ऐसे। ऑप्शन डी में दिया है, ये हो गया कॉपर और ये हो गया सोडियम। आपको पता करना है इनमें से कौन सा फिगर करेक्ट है, आपको सोच के बताना है। थोड़ा सोचो तो क्या आप बहुत ही आसानी से ये आंसर नहीं बता सकते? वेरी इजीली यू कैन टेल दिस आंसर। अगर आपको समझ में आता है तो बहुत ही आसानी से आप आंसर बता सकते हो। अगर आप ध्यान से मेरे क्लास को देख रहे हो तो आपको बताना है कौन सा केस में और which is the correct figure among the four। मैं थोड़ा फिगर को सही करने में लगा हूं, तब तक आप आंसर को सोच लो। ये हो गया सी। हाँ चलिए, ये चार आंसर को हम देखें और पता कर लेंगे कि इनमें से सही आंसर कौन सा है। कैन एनीवन हेल्प मी फॉर दिस? लुक एट माय प्रीवियस डायग्राम हियर। F0 क्या था? द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। F क्या था? वेरिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट और ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। देखो क्या दोनों का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बराबर है? नहीं है, क्योंकि दोनों का वर्क फंक्शन अलग अलग है। ओहो, ये पता चल गया। मतलब ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों की केस में F0 बराबर दिया है। हाँ, इन दोनों में F0 अलग अलग दिया है। F0 किसका ज्यादा है, किसका कम है? जिसका वर्क फंक्शन कम है। हम जानते हैं कि HF0 इज इक्वल टू वर्क फंक्शन और F0 इज W/H। मतलब F0 फॉर कॉपर इज गोइंग टू बी F0 फॉर मोर देन F0 फॉर सोडियम। हाँ, तो कौन सा होना चाहिए? यहाँ पर तो F0 है ये कॉपर का, जो कि सोडियम की F0 से कम दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर कॉपर का F0 और सोडियम का F0 को ध्यान से देखो तो सही आंसर कौन सा लग रहा है आपको? मैं थोड़ा नंबरिंग गड़बड़ किया हूँ, इसको C करता हूँ। लेट मी मेक इट C हियर, दिस इज C और ये D। ठीक है, अब बताओ सही आंसर क्या हो गया? Obviously it is equal to C, है ना। सो करेक्ट आंसर इज C। आपको लॉजिक समझ में आ गया, C हो गया करेक्ट आंसर। ये भी गलत हो गया। ओके, तो हम लोग अभी देख लिए वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस। और किस किस्म के क्वेश्चन हो सकते हैं? लेट अस, और किस किस्म के क्वेश्चन हो सकते हैं? A ball made up of metal is suspended in daylight. Plot variation of maximum kinetic energy of photoelectrons with time। अरे टाइम के साथ वेरिएशन पूछ रहा है, समय के साथ पूछ रहा है, ये क्या बात हुआ? चलो थोड़ा सोचते हैं और समझते हैं कि चीज क्या है। हुआ यूं है कि यहाँ पे कोई एक मेटल बॉल है जिसको हम क्या किए हैं, डे लाइट में सस्पेंड कर रखे हैं और यहाँ पर लाइट गिर रहा है। वह लाइट इज इंसिडेंट, यहाँ से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है तो इलेक्ट्रॉन्स निकल के जा रहे हैं। आई वांट टू प्लॉट द वेरिएशन ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स विथ टाइम। ठीक है, तो
सो शुरू में ये बॉल तो अनचार्ज था, जैसे जैसे लाइट इसके ऊपर गिरने लगे तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट करके भागने लगे। तो जो पहला इलेक्ट्रॉन गया होगा वो पक्का मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी में गया होगा। सो इनिशियली द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विल बी समथिंग लाइक दिस। लेकिन जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स इसमें से जंप करके जाने लगे, ये मोर एंड मोर पॉजिटिव होने लगा, ये मोर एंड मोर पॉजिटिव होने लगा। अब अगला इलेक्ट्रॉन जब जंप करके बाहर जा रहा है, फोटोन का एनर्जी खा के भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पॉजिटिव स्फीयर इसको खींच के रोकने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है तो उसका काइनेटिक एनर्जी थोड़ा सा कम हो जाएगा। थर्ड इलेक्ट्रॉन और भी कम हो जाएगा, फोर्थ इलेक्ट्रॉन और भी कम हो जाएगा, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन और भी कम हो जाएगा। मतलब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे ये मोर और मोर पॉजिटिव होने लगेगा और द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स विल गो ऑन डिक्रीजिंग। And after a certain point of time, when this is highly positive, these photons are not able to eject the electrons because when they are trying to jump out, this positive charge is holding them back. So how will be the variation? You say the variation of kinetic energy will go like this, like this, like this, and after a long time it becomes chill. जो लोग जेईई के लिए पढ़ रहे हैं उन लोग थोड़ा एक्स्ट्रा चीज जान लो यहाँ पे। वो ये है कि जब हम देखेंगे कि यहाँ से और इलेक्ट्रॉन जंप करना बंद कर दिया है, तब इसमें कुछ पॉजिटिव चार्ज होगा और उसके चलते कुछ पोटेंशियल होगा। ध्यान रहे कि वो पोटेंशियल कितना होगा। दैट पोटेंशियल इज अदरवाइज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल, जबकि आपकी कोर्स में स्टॉपिंग पोटेंशियल को हम लोग दूसरे रंग रूप से पढ़ेंगे। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो गया, इतना पोटेंशियल हो गया कि यहाँ पर कुछ पोटेंशियल भी है, इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज माइनस ई है, तो माइनस ई भी प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो ये फोटोन के चलते मिल रहा था, दोनों मिलके जीरो हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जा रहा है। What is that maximum stopping potential? You say it is Ke max by E. That stopping potential will be Ke max by E. फिलहाल मैं इसके ऊपर डिस्कशन नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि जो लोग जेईई के लिए सोच रहे हैं उनको समझ में आ गया होगा। अगर कोई एक मेटल बॉडी को डायरेक्ट सनलाइट में एक्सपोज करके काफी समय तक रख देंगे, what is the final potential on it? That is equal to the stopping potential. How we calculate? Ke max by E. E is electronic charge. ठीक है, we come back to our level again. तो ये बात हुआ, ठीक है। थोड़ा सा लिख देते हैं, हो सकता है किसी को कभी काम में लग जाए। फाइनल पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रॉन, final potential of the sphere is stopping potential। आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं जिनको बताना चाहता था उनको बता दिया। कैसे निकालते हैं? इट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बाय इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। खैर आगे बढ़ते। So we have seen variation of maximum kinetic energy with frequency of incident light। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला पॉइंट नंबर 9। Now I want to discuss about a photo tube। कैसा होता है फोटो ट्यूब के केस में, how this mechanism is taking place। फोटो ट्यूब के केस में यहां पर एक वैक्यूम ट्यूब होता है ऐसा, ठीक है। और यहां पर होता यूं है कि कोई एक फोटो मेटल को यहां पर रखा जाता है। यहां पर हर चीज, मेटल को फोटो मेटल कहोगे, इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन कहोगे, एनर्जी को फोटो एनर्जी कहोगे, जे ना। जगन्नाथ जी के हर चीज को क्या कहते हैं? बड़ा मंदिर, बड़ा द्वार, नहीं कि बड़ा देवल, बड़ा दांड, सब बड़ा हो जाता है। श्री क्षेत्र ऐसे मतलब हर जगह श्री, हर जगह बड़ा लगा देते हैं। वैसे यहाँ पर क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है तो हर जगह आप उसको फोटो टर्म यूज कर लेना। याद रखना कि जिसके ऊपर लाइट इंसिडेंट होने वाला है उस सरफेस को हम बनाएंगे कैथोड बनाएंगे। अच्छा, ये कैथोड है और ये एनोड है, लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट है।
मैं इसको कैथोड बनाने के लिए पहले मैं क्या करता हूं, एक नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी को इसके साथ कनेक्ट करूंगा। ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी है, इसको इसके साथ कनेक्ट करूंगा तो ये कैथोड बन जाएगा। और ये आया ऐसे। यहां पर मैं एक प्रोविजन रख रहा हूं जो बाद में मैं आपको बताने वाला हूं। ये एक पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी है एंड आई से दिस इज व्हाट इज ए वेरिएबल बैटरी, दिस इज ए वेरिएबल बैटरी। अच्छा, और हुआ क्या है, हुआ यूं है कि यहां से कनेक्शन ऐसे आया है, ठीक है, और यहां पर ऐसा कनेक्शन लगा, यहां पर कुछ एक रेजिस्टेंस आर लगा, यहां पर एक रेजिस्टेंस आर लगा, दिस इज वी, दिस इज वी। हम बात कर रहे हैं फोटो ट्यूब का। कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, नो वन विल आस्क यू डिस्क्राइब द ऑपरेशन ऑफ ए फोटो ट्यूब एंड ऑल दैट, ड्रॉ द डायग्राम, कोई नहीं पूछेगा। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं सेवरल चीजों को। यहाँ फोटो ट्यूब, इट इज नॉट ए लॉन्ग क्वेश्चन, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं आपको, इट इज नॉट ए लॉन्ग क्वेश्चन। तो ये स्विच को हम पोजीशन 1 या पोजीशन 2 में रख सकते हैं। शुरू में हम इसको पोजीशन 1 में कनेक्ट किए, ये होगी कैथोड एंड दिस इज एनोड। Light is incident on this. When light is incident on this, you say the electrons now are jumping out. The electrons jump out of this. कोई इलेक्ट्रॉन इधर जंप करेगा, अब किधर को जंप करेगा कोई ठिकाना नहीं है, it will jump in random direction. But because of this voltage V, this voltage you have applied, there is an electric field. There is an electric field which is from higher to lower potential. And in this electric field, when these electrons are jumping with some electron volt kinetic energy, 2 electron volt, 3 electron volt, means very small kinetic energy. तो क्या होगा, कोई इलेक्ट्रॉन को आप ऐसे फेंक दिए हो, यहाँ पर ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो क्या होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन के ऊपर इधर को फोर्स आएगा तो ऐसे धीरे से बेंड कर जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका काम क्या हुआ, वो करता क्या है, करता ये है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको मोटिवेट करता है, किधर जाने के लिए, टुवर्ड्स द एनोड, खींच खाच के उधर लेने की कोशिश करता है। When these electrons reach the anode, they pass through this path and they complete. So you say this circuit is completed and there is a current in the circuit. There is a current in the circuit. इंटरेस्टिंगली जो करंट यहाँ पे हो रहा है, अभी यहाँ पे जो करंट आ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे आ रहे हैं ना, तो जो करंट ऐसे आ रहा है, दैट यू कॉल इट फोटो करंट, दैट करंट इज नॉट ड्यू टू दिस बैटरी। बोलो सर अभी तो बैटरी लगा है, नहीं इसके लिए नहीं है, कितना तो इलेक्ट्रॉन निकल के आ रहे हैं यहाँ से, कितना इलेक्ट्रॉन जंप करके निकल रहे हैं, वही डिसाइड कर रहा है करंट। इफ n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड पर सेकेंड, द करंट विल बी NE/T। n number of electrons are ejected in t seconds, then the current will be NE/T. That is nothing to do with this voltage. ये 1 वोल्ट का हो, 5 वोल्ट का हो, 10 वोल्ट का हो, करंट तो यही डिसाइड करेंगे। समझ में आ रहा है क्या? इसका मतलब ये जो करंट हुआ उसके चलते इस रेजिस्टेंस पे कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा। यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा दैट इज I into R, which is not V equal to IR, ऐसे नहीं कहेंगे हम लोग। Remember, here V is not equal to IR. It is not an ohmic element. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और समझने वाली चीज है। यहां पर से कितना करंट फ्लो कर रहा है, हो सकता है V रहेगा, R रहेगा, I 0 हो जाएगा। अगर हम लाइट डालना बंद कर देंगे तो, लाइट डालना बंद कर देंगे, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा है। अब अगर मान लो 5 लो इलेक्ट्रॉन निकल के आए, इज दैट करंट कंट्रीब्यूटेड बाय दिस? नो। ये क्या कर रहा था, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन को मोटिवेट करके एनोड की तरफ लेने की कोशिश कर रहा था एंड जस्ट चैनलाइजिंग देयर एनर्जी टुवर्ड्स द एनोड। ये कितना इलेक्ट्रॉन भेजेगा इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। व्हेन दिस battery decides how many electrons will go, you say it is an ohmic element and V will be equal to I into R. But here the number of electrons ejected is depending upon the number of photons incident on the cathode, depends upon the frequency of the incident light. So this is a non-ohmic element. Whatever current is flowing here, you can call that current as a
photo current. This is a photo current IP. Yes, this is what is the mechanism. तो अभी तक हमें जितना समझ में आया उसको थोड़ा लिखेंगे, पॉइंट वाइज करके लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि ये कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है और इसके ऊपर कोई लॉन्ग क्वेश्चन आता नहीं है, इसलिए आप लोग इसको समझो। पॉइंट नंबर 1, कैथोड and an anode are arranged in a vacuum tube. स्पेलिंग देख लेना, ये हमारा काम नहीं है। वैक्यूम ट्यूब, ठीक है। कैथोड एंड एनोड आर अरेंज्ड इन ए वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम का स्पेलिंग क्या होता है भाई? VACCUM होता है कि UMM होता है? WM। हाँ, तो तुम लोग तो हो, मेरे को डरने की क्या जरूरत है? जब तुम लोग हो तो मेरे को डरने की क्या जरूरत है? WM है, तेरा साथ हुई तो मेरा क्या कमी है ना? ठीक, WM। सिंगल सी होता है, देखा? ऐसा साथ देते रहोगे तो फिर तो चमक गया जिंदगी। सिंगल सी WM ट्यूब। खाली इंपोर्टेंट पॉइंट्स को लिखते हैं हम लोग। लाइट इज इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस मेटल सरफेस मतलब कैथोड सरफेस। और कैथोड सरफेस, ध्यान रहे, कैथोड सरफेस विथ स्विच S being in position 1। हाँ, ठीक है। Bit number 3, electrons ejected from cathode by photoelectric effect streamlined by the small electric field produced by V if n number of electrons reach anode in t seconds, then photocurrent is equal to IP, that is equal to NE by T, charge passing per unit time। हाँ, करेंट और फोटो करेंट IP बार बार क्यों लिखेंगे? IP is not governed by operating potential difference। तो उसे सर ये लगाया क्यों बैटरी को? लगाने के पीछे दो मकसद है, नहीं लिखेंगे सारा चीज, लेकिन बता देते हैं। लगाने के पीछे दो मकसद है।
पहला मकसद ये हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन जो जंप करके इधर उधर जा रहे थे उनको ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रीमलाइन करके रोड की तरफ लेगा, तभी एक करंट फ्लो करेगा। दूसरा मकसद ये हुआ कि अगर हम नहीं लगाएंगे तो जैसे जैसे यहां से इलेक्ट्रॉन जंप करने लगेंगे, प्रीवियस केस में हम लोग क्या एग्जांपल देखे, ये मोर एंड मोर पॉजिटिव चार्ज हो रहा था, फिर इलेक्ट्रॉन को निकलने नहीं देता था। तो जैसे जैसे हम देख रहे थे, जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन कैथोड से जंप करके बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, तब देखोगे जो कैथोड जो है अदरवाइज मोर एंड मोर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, तो फिर इलेक्ट्रॉन निकलना ही बंद हो जाएगा। हम इसको नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करने के रखने की फायदा ये हुआ, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया एंड द डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सप्लाइड बाय द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड इट इज न्यूट्रलाइज्ड। After every ejection of electrons, the cathode is neutralized. आपको समझ में आ गया होगा लॉजिक क्या है। अगर करंट भी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है तो बैटरी क्यों लगाए? दो रीजन बताया, पहला हुआ टू स्ट्रीमलाइन द इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स द एनोड, दूसरा हुआ टू न्यूट्रलाइज द कैथोड। नहीं तो कैथोड कुछ समय के बाद क्या होगा, थोड़ी देर चलेगा, उसके बाद बंद हो गया, इलेक्ट्रॉन्स निकलना ही बंद हो गए। द कैथोड इज अटेन्ड द स्टॉपिंग पोटेंशियल, है ना। Anyway, तो हम बात कर रहे थे, इट इज नॉट गवर्न बाय द ऑपरेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस। ये हो गया इंपोर्टेंट स्टेटमेंट। फोटो ट्यूब इज नॉट एन ओमिक एलिमेंट, ये ओमिक एलिमेंट नहीं है। हाँ सर, समझ में आया, फोटो ट्यूब कोई ओमिक एलिमेंट नहीं है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ करंट इसके हाथ में नहीं है, करंट इसके हाथ में है, और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है, हम ये पोटेंशियल डिफरेंस को कम या ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट द करंट। अगर हम R को ज्यादा कर दिए, यू विल गेट मोर पोटेंशियल डिफरेंस हियर, R को कम कर दिए, यू विल गेट लेस पोटेंशियल डिफरेंस हियर। आप कुछ भी पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो। आप कहोगे सर R को बहुत ज्यादा कर देंगे तो बहुत ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो बढ़िया है, हमारा तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गया। देखिए, अगर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा कर देंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ पे पहुंच रहे हैं वो भाग के नहीं आ पाएंगे, तो धीरे धीरे ये बहुत ज्यादा पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, सॉरी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। जब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आएगा उसको रिपेल करके भगाएगा, तो उसका एक लिमिटेशन रहता है। R को थोड़ा बहुत 1 ओम 2 ओम 3 ओम ऐसे कुछ रखेंगे तो विल गेट सम पोटेंशियल डिफरेंस। आप बोलोगे सर मेगा ओम रख देंगे तो 10⁻6 वोल्ट का बनाएंगे, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को भी तो यहाँ से आके न्यूट्रलाइज होना है, सर्किट कंप्लीट करना है, नहीं तो ये और ज्यादा नेगेटिव चार्ज हो जाएगा भाई। एब्सॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड बहुत ज्यादा नेगेटिव होने के बाद फर्दर जो इलेक्ट्रॉन आ रहा था उनको रोकने की कोशिश करेंगे, रिपेल करने की कोशिश करेंगे। ओ ये बात है। Anyway, हमें तो समझ में आया कि यहाँ पर कुछ सब्सटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस हम डेवलप कर सकते हैं बाय वेरिंग द वैल्यू ऑफ R। सर क्या फायदा क्या है ये सब ये करके, वेरी पोटेंशियल डिफरेंस वेरी करके क्या फायदा है? फायदा मैं बता देता हूँ, लिखेंगे नहीं हम लोग। फायदा ये है कि सपोज मैं इस फिगर को कॉपी करके लेता हूँ आपको समझाने के लिए, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंस। दूसरा पेज में चले जाते हैं, तो ये हो गई हमारा केस। देखो मैं इसको क्या यूज करने वाला हूं, मैं क्या करता हूं, इसमें सपोज मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक बेल लगाता हूं, दिस इज ए बेल, घंटी है बजाना है मुझे, ठीक है, और ये बेल मान लो कि ये इसके साथ मैं एक बैटरी लगा देता हूं, ये ठीक है, मैं यहाँ पे एक बैटरी लगाता हूं ऐसे। सोचो कि मैं 6 वोल्ट का बैटरी लगा दिया और ये एक इलेक्ट्रॉनिक बेल है, लो वोल्टेज में भी चलता है, और ये एक रेजिस्टेंस है जो कि वेरिएबल है। मैं क्या किया, ट्यूब को लाइट को एक्सपोज कर दिया। सपोज अरेंज दिस इन फ्रंट ऑफ माय डोर। अब बोलो से इतना बड़ा चीज झूल के रहेगा तो कैसे आएंगे, सबके सर पे लगेगा, अरे इतना बड़ा नहीं होता है, इतना छोटा सा होता है, माइक्रोचिप के साइज का, बहुत छोटा सा होता है। रख दिए इसको, रख दिए तो क्या हो गया, ये अब लाइट गिर रहा है और इसमें से करंट फ्लो कर रहा है, तो आईपी जो है वो ऐसे जा रहा है, तो ये हायर पोटेंशियल में हुआ, ये लोअर पोटेंशियल में हुआ, करंट ऐसे जा रहा है। तो बिकॉज ऑफ दिस पोटेंशियल डिफरेंस इट इज ट्राइंग टू ड्राइव ए करंट, और ये 6 वोल्ट है, ये ऐसा ड्राइव करने की कोशिश कर रहा है। अगर 6 वोल्ट ज्यादा होगा आईआर से तो ये ऐसा करंट भेजेगा,
अगर IR ज्यादा हो जाएगा, ऐसे करंट हो जाएगा, तो हम R को एडजस्ट करते हैं टिल द वोल्टेज हियर बिकम सेम एज 6 वोल्ट। अब क्या हो गया, यहाँ पे कोई करंट नहीं है, देयर इज नो करंट हियर इन दिस सर्किट। क्या मेरी बात समझ में आ रहा? इज इट अंडरस्टूड? R को हम वेरी कर सकते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस। समझ में आया क्या? यस। अब सोचो हम सेटिंग कर दिए, सिस्टम को हम बैलेंस करवा दिए, ये वोल्टेज बराबर है, कोई करंट नहीं है। अब कोई आपकी डोर के सामने आके खड़ा हो गया, द मोमेंट ही स्टैंड्स इन फ्रंट ऑफ योर डोर, क्या हो जाएगा? he will obstruct the light coming, जो सोर्स से लाइट आ रहा था उसको बंद कर दिया। अब लाइट कितना बंद मतलब इलेक्ट्रॉन निकलना बंद मतलब फोटो करंट बंद मतलब इसमें और कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं है। अब दिस विल ड्राइव ए करंट एंड द बेल विल रिंग। समझ में आया क्या? दिस बेल स्टार्ट्स रिंगिंग बिकॉज नाउ दिस बैटरी इज ड्राइविंग ए करंट। इसको कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन देने की जरूरत नहीं है। कोई आपकी डोर के सामने खड़ा हो गया, उसके चलते जो लाइट गिर रहा था कैथोड पे वो बंद हो गया, फोटो करंट निकलना बंद हो गया, इसमें और कोई वोल्टेज नहीं है जो कि इसको रोक सके। तो क्या होगा? दिस विल ड्राइव ए करंट और बेल बजने लगा। आपको पता चल गया कि घर के सामने कोई आया है ना। जैसे वो चला गया फिर से बेल बजना बंद हो गया, है ना, लाइक दैट। तो यही सेम मैनेजमेंट किया जाता है जब आप रेस्टोरेंट पे जाते हो, ड्रायर यूज करते हैं, वो कहीं हाथ धोने के बाद ड्राई करने के लिए, वो वहां पर इनफैक्ट लाइट को यूज नहीं करते, दे मेक यूज ऑफ इंफ्रारेड यूज करते हैं। अब हाथ दिखा, वो लाइट रे जो इंफ्रारेड का रे है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, तो ऑपरेट करने लगा मोटर और आपके हाथ में गर्म हवा आने लगा, है ना। लाइक दिस सिमिलर अरेंजमेंट्स आर बीइंग मेड। So this is what is the use of a phototube, and a phototube is not very costly, it is very cheap, it is not very costly, बहुत ही सस्ते में 300-400 रुपये में आपको ऐसे अरेंजमेंट मिल जाएंगे। बस बाकी ये सेटअप आपको लेना है, ठीक है। आजकल तो छोटे छोटे लैंप्स भी आ गए हैं कि आप देखोगे ऐसा लैंप है, एक छोटा सा लैंप है, और इसको अगर दिन में कहीं अगर ये लैंप है, सपोज दिस इज व्हाट इज ए लाइट, और इसको अगर कहीं आप दिन में रखोगे और रूम का लाइट ऑन है तो आप देखोगे ये ग्लो नहीं कर रहा। जैसे रूम का लाइट ऑफ कर दिए ये ग्लो करना शुरू कर दिया। बस ए रिवर्स अरेंजमेंट विथ नेगेटिव लॉजिक, ठीक है ना। लॉजिक तो आप लोग पढ़े नहीं, पॉजिटिव लॉजिक नेगेटिव लॉजिक होता है, मतलब यस को 1 कहेंगे तो पॉजिटिव लॉजिक, नो को 1 कहेंगे तो नेगेटिव लॉजिक, ठीक है। तो एनीवे, तो वो बात अलग है। ये हो गया आपका यूज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हम लोग थोड़ा भाग गए थे, अपने रास्ते से बाहर निकल गए थे, वापस आते हैं हमारे क्वेश्चन में क्या आता है। IP is not governed by the operating potential difference, so phototube is not an ohmic element, it is a non-ohmic element। से very important statement, one mark वाला statement याद रखना। ओके, ये सारा चीज हम लोग देख ली। ओके, बीट नंबर 6। अब पता चला आपके घर में अब रात हो गया, लाइट नहीं गिर रहा है, घर में कोई आने वाला नहीं है, पता चला कि कंटिन्यूअसली बेल बज रहा है क्योंकि लाइट नहीं गिर रहा है। अब क्या करोगे? अब कहोगे सर ये सर्किट को डिस्कनेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर कोई स्विच रख लेंगे, ये स्विच को यहाँ से डिस्कनेक्ट कर लेंगे, ये स्विच को यहाँ से डिस्कनेक्ट कर लेंगे तो बेल बजना बंद हो जाएगा। हाँ, वो आप कर सकते हो, लेकिन मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, दिस एंटायर अरेंजमेंट इज ए वेरी स्मॉल, इतनी साइज का होगा। यहां से 2 नाड़ा निकले होंगे, एक में कुछ बैटरी भी लगा होगा, पीसी के अंदर लगा होगा, एक बेल यहाँ पे लगा होगा। कहां से काटोगे इसको? इतना छोटा सा अरेंजमेंट में स्विच ऑफ ऑन करेंगे तो कभी कभार कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस जो होता है, इसके चलते भी करंट फ्लो होना बंद हो जाता है। तो हम इसके ऊपर कोई ऑपरेशन नहीं करते। व्हाट वी डू, हम चाहते हैं कि जब हम चाहेंगे कि ये चीजें काम करना बंद कर दे तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि ये जो बैटरी था ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड बना के इसको ऐसे कर रहा था, चलो बैटरी को ही डिस्कनेक्ट कर देते हैं। व्हाट वी डू, वी डिस्कनेक्ट द बैटरी फ्रॉम हियर पोजीशन 1 और ले आते हैं उसको। लेकिन पोजीशन 1 से निकालने के बावजूद इलेक्ट्रिक फील्ड गायब हो गया, लेकिन सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स which are jumping with very high kinetic energy, मेरे चेयर सर्किट इज इनकम्प्लीट। नाउ ये भूल जाओ, ये तो हम लोग बात कर रहे थे डिस्कशन की कैसे हो रहा है। सर्किट इज नाउ इनकम्प्लीट क्योंकि बैटरी डिस्कनेक्ट हो गया है, बट स्टिल यू फाइंड सम इलेक्ट्रॉन्स आर जंपिंग इनटू इट।
इलेक्ट्रॉन जंप कर रहे हैं तो कुछ करंट तो फ्लो कर रहा है। और क्या होता है, ग्राउंडिंग इफेक्ट रहता है। ग्राउंडिंग इफेक्ट मतलब आप कहोगे कि वुड इज ए न्यूट्रल, कंक्रीट इज ए वुड इज एन इंसुलेटर, कंक्रीट इज एन इंसुलेटर, लेकिन उसमें थोड़ा थोड़ा सा क्या कंडक्ट करने की कैपेसिटी रहता है। अगर कंक्रीट इंसुलेटर है तो आप छत के ऊपर खड़े होकर कोई लाइव वायर को पकड़ते हो तो आपको शॉक नहीं लगता है क्या? लगता है। इट हैज गॉट सम कंडक्टिंग कैपेसिटी। तो ये जहां पर हम इंस्टॉल करते हैं वो यही वॉल पे कहीं पे इंस्टॉल करते हैं, उसके थ्रू से कुछ ना कुछ करंट ग्राउंड में चले जाता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जंप करके जा रहे थे वो उधर से जाके न्यूट्रलाइज होते रहते हैं और छोटा सा कुछ करंट फ्लो करते रहता है। ध्यान रखना, अभी मैं इसका वेरिएशन प्लॉट करने वाला हूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। Even when the circuit voltage is of some of the electrons which are jumping with very high kinetic energy may reach this anode and constitute a current. मुझे लेकिन करंट पूरा बंद करना है तो मुझे ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन को ही उल्टा करने में इंटरेस्ट है। अगर किसी तरह से इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन को मैं कुछ ऐसा कर पाऊंगा तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन जो जा रहे थे उनको धक्का देके पीछे वापस भेजेगा। इसके लिए मुझे स्विच को इस कनेक्शन में रखना पड़ेगा, एट पोजीशन 2 रखना पड़ेगा। पोजीशन 2 में रखेंगे तो देखो यहाँ का बैटरी उल्टा है, बैटरी उल्टा है तो ये हाई पोटेंशियल हो गया, ये लोअर पोटेंशियल हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा हो गया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रॉन जंप करके एनोड की तरफ भाग रहे थे उनको रोक के वापस भेजेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंसेस ए फोर्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर बहुत कम इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ और इलेक्ट्रॉन के पास बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी हुआ, रोक नहीं पाएगा, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके पहुंच जाएगा तब आप ये वोल्टेज को बढ़ाओ, कॉल दिस Vs। ये वोल्टेज को बढ़ाते जाओ, वोल्टेज को बढ़ाते जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होने लगेगा। एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद ये इलेक्ट्रॉन भी नहीं जा पाएंगे। दैट रिक्वायर्ड वोल्टेज इन द रिवर्स डायरेक्शन, उल्टा डायरेक्शन में दिया गया है ना, उल्टा डायरेक्शन में वोल्टेज दिया गया। दैट रिवर्स वोल्टेज टू स्टॉप द फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, सबसे ज्यादा स्पीड में जाने वाला इलेक्ट्रॉन रुक जाएगा तो बाकी सब तो रुकेंगे। फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड द स्टॉपिंग पोटेंशियल। समझ में आया? ठीक है, जो चीजें आपको समझ में आया उसको हम लोग नोट कर लेंगे। चलिए पॉइंट नंबर even when the operating potential, अच्छा थोड़ा सा मैं प्लॉट करना चाहूंगा, अच्छा थोड़ा इसको लिख देते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। even when V is 0 मतलब switch is not in position 1, some electrons, some fast moving electrons, fast moving electrons jumping from कैथोड को आप क्या कहेंगे, फोटोमीटर, reach the anode and cause a mild photocurrent, बीट नंबर 6 में हम देखना चाहते हैं, बीट नंबर 7 में वेरिएशन ऑफ फोटो करेंट, यू अंडरस्टैंड आईपी, बार बार क्या लिखे, विथ ऑपरेटिंग वोल्टेज, ऑपरेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस। सर अभी तो बोले कि सर ये ऑपरेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता, फिर वेरिएशन क्या प्लॉट करना। हाँ वही देखेंगे हम देखेंगे कि ये डिपेंड नहीं करता है तो कैसा है। चलिए ये हो गया आपका फोटो करंट आईपी। जब इसमें आप कोई भी वोल्टेज नहीं दियो
तब भी कुछ इलेक्ट्रॉन जंप करके इसमें आ रहे हैं और एक छोटा सा करंट इसमें है, तो हम कहेंगे देयर इज ए स्मॉल करंट अवेलेबल हियर इवन व्हेन देयर इज नो ऑपरेटिंग वोल्टेज। मैं ऑपरेटिंग वोल्टेज को इधर लिया था, ये कोई छोटा सा करंट है, तो जैसे ऑपरेटिंग वोल्टेज को हम बढ़ाएंगे तो सारा जो इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके निकल रहे थे, 2-4 पहुंच रहे थे, बाकी इधर उधर जाके ठोक पीट के रुकते थे। अब जैसे वोल्टेज बढ़ाया तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया और वो इलेक्ट्रॉन को भी वो इधर लेने लगा, मतलब करंट अभी थोड़ा सा बढ़ने लगा है। लेकिन एक बार सारा का सारा इलेक्ट्रॉन को एक बार इधर को स्ट्रीमलाइन कर दिया, उसके बाद वोल्टेज कितना बढ़ाओ क्या होगा, the current is not going to increase because the number of electrons ejected is depending upon how many photons are striking here. समझ में आया? फोटोन कितना स्ट्राइक करे वही डिसाइड कर रहा है इलेक्ट्रॉन, और करंट हो रहा है कि Ne/T, n is the number of electrons ejected, भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड को अफेक्ट नहीं कर रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रीमलाइन उसको अफेक्ट कर रहा है। हाँ, तो पता चल गया कि करंट तो बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते एक पर्टिकुलर वैल्यू पे आएगा, उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगा। यू से द फोटो करंट इज कांस्टेंट एंड इट इज नॉट चेंजिंग विद V। अब V को कम ज्यादा करो, IP इज नॉट गोइंग टू बी अफेक्टेड। ठीक है, ये यहां पे और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, विथ operating by varying V, the photocurrent increases slightly, है ना, and soon it acquires a saturated value. Soon it acquires a saturated value. ठीक है, by increasing intensity of incident light, अब इंटेंसिटी अगर बढ़ा देंगे तो मोर नंबर ऑफ फोटॉन्स विल फॉल। इंटेंसिटी क्या था, NHF by ds/dt, हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर में डिस्कशन कर चुके हैं। If n number of photons are striking an area ds in a time of dt seconds, the intensity is NHF, the energy incident per unit area per unit time, NHF by ds/dt। इंटेंसिटी बढ़ाया मतलब n बढ़ने लगा है, the number of photons striking the surface is increasing, by increasing the number of photons striking the surface क्या होगा, more number of electrons will be ejected। by increasing intensity of incident light, the number of photons striking the cathode increase, increases, hence number of electrons ejected, or when more number of electrons are ejected, you will say more number of electrons are ejected। मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड का मतलब क्या हुआ, मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो हम जानते हैं कि जो फोटो करंट था वो क्या था, Ne/T। If n number of electrons are ejected per t seconds, the photocurrent was Ne/T, तो आप क्या कहोगे 10,
IP इंक्रीजेस। बस याद रखना, ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। व्हाट विल हैपन व्हेन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज इंक्रीज्ड? What will happen to the maximum kinetic energy? What will happen to the photo current? ऐसे करके पूछेंगे। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के केस में तो हम लोग देख चुके हैं, इट विल नॉट बी अफेक्टेड। लेकिन फोटो करंट के केस में मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिजेक्टेड, सो फोटो करंट इंक्रीजेस। अगर आप इसको डायग्राम करना चाहोगे तो ये डायग्राम कुछ ऐसा जाता है। से दिस इज द सैचुरेशन करंट एट ए इंटेंसिटी I2 and this is the saturation current at an intensity I1। तो आप क्लियरली कह सकते हो कि I2 must be more than I1, I2 must be more than I1। ठीक है, I2 is more than I1 ये होगा तो फोटो करंट ज्यादा होगा और ज्यादा इंटेंसिटी में जाएगा और ऊपर जाएंगे। Are you getting? So with variation of intensity of incident light, the saturation current is increasing। ठीक है, वेरिएशन ऑफ IP की बात कर रहे थे हम लोग, वेरिएशन ऑफ IP देख ली। ठीक है, ये तो पॉइंट नंबर 6 नहीं था, ये पॉइंट नंबर 7 था। यस यस यस, दिस वाज पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 7। Now we go for point number 8. Even when the operating voltage, operating potential difference is switched off, some electrons jumping from cathode reach anode, ये हम लोग देख चुके हैं। To stop these fastest or fast moving electrons, a reverse potential is applied, reverse potential is applied, a reverse potential is applied। ठीक है, ये जो रिवर्स पोटेंशियल हम अप्लाई करते हैं, क्यों करते हैं? उनको रोकने के लिए। कैसे रोकते हैं? वो मैकेनिज्म को बहुत ज्यादा नहीं लिखना है आपके लिए, वो मैकेनिज्म को बहुत ज्यादा नहीं लिखना है। रिवर्स पोटेंशियल अप्लाई किए, उल्टा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इलेक्ट्रॉन जा रहा था वो घसीट के पीछे फेंक दिया, कहाँ जा रहा है, चल वापस करके उल्टा भेज दिया और कोई करंट इसमें फ्लो नहीं कर रहा। कितना होना चाहिए रिवर्स पोटेंशियल कि सारे इलेक्ट्रॉन को रोक देगा? सारे इलेक्ट्रॉन को रोकने की सबसे जरूरत क्या है? देखो, अगर मान लो कि 10 लोग आपको मारने के लिए आ रहे हैं, उनमें से कोई एक लीडर है जो सबसे ताकतवर दिख रहा है, आपको सबको मारने की जरूरत नहीं है। जो सबसे ज्यादा ताकतवर दिख रहा है, भाव खा के सामने आ रहा है, उसी को 2 थप्पड़ लगाओ, बाकी सब भाग जाएंगे, है कि नहीं? तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी में आ रहा है, अगर उसी को रोक लेंगे तो बाकी का क्या औकात है, वो तो खुद ही रुक जाएंगे, है कि नहीं? तो हम क्या करेंगे, ऐसा कुछ वोल्टेज लगाएंगे यहाँ पे जो सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी में जा रहा था, उसी को रोक लेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसमें? the reverse potential required to stop the electron with maximum kinetic energy is called stopping potential। हाँ, जो सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी में जा रहा है उस इलेक्ट्रॉन को रोक देंगे तो बाकी सारे तो रुकेंगे ही रुकेंगे। तो ठीक है, अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल VS कहते हैं,
तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन को Vs पोटेंशियल डिफरेंस पे मूव करवाते हैं तो वर्क हो जाता है EVs वार्डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड दैट शुड बी इक्वल टू द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ये स्टेटमेंट शायद समझ में नहीं आया। Vs इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल, एक रिवर्स पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन जब जा रहा है द पोटेंशियल इज कॉल्ड ए रिटार्डिंग पोटेंशियल, इट इज नॉट एन एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बनता जो पोटेंशियल के साथ, अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन को मूव करने में हेल्प करता तो हम उसको एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, कितना, EVs। लेकिन ये रिटार्डिंग पोटेंशियल है, रिवर्स पोटेंशियल है, तो जब कोई इलेक्ट्रॉन EVs पोटेंशियल डिफरेंस पे जा रहा है, उल्टे डायरेक्शन में जा रहा है, तो हम कहेंगे कि ये काइनेटिक एनर्जी लूज करेगा। कितना काइनेटिक एनर्जी लूज करना चाहिए? कम से कम इतना तो लूज करना चाहिए ताकि निकल नहीं पाएगा। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला आपके सामने आ गया। थोड़ा इसको और आगे ले लेते हैं। क्या पता चला? EVs इज इक्वल टू KE मैक्स, और KE मैक्स का फॉर्मूला तो हमें पहले से मालूम है। क्या है भाई? HF माइनस HF0। हाँ, तो VS का वैल्यू क्या हुआ? इट इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बाय E, और HF minus HF0 by E. This is the reverse potential required to stop the fastest moving electron. ठीक है? तो अब the complete variation of और चलो थोड़ा ऐसे लिखते हैं, बीट नंबर 9 में लेते हैं। वेरिएशन ऑफ फोटो करेंट अगर वेरिएशन ऑफ फोटो करेंट विथ PD across फोटो ट्यूब अगर हम देखेंगे तो इसमें आपको डायग्राम कुछ ऐसा मिलने वाला है। ध्यान से देखो, ये है ऑपरेटिंग वोल्टेज, और आपने क्या किया? आपने तो वोल्टेज को बढ़ाया। जब वोल्टेज नहीं था तब भी कुछ करंट था, करंट बढ़ने लगा और ऐसा हो गया। ये था फोटो करंट का मैग्नीट्यूड। अब वोल्टेज को जीरो कर दिए तब भी कुछ करंट है। आप करंट को जीरो करना चाहते हो, करंट को जीरो करने के लिए इलेक्ट्रॉन को वापस भेजना चाहते हो, तो वोल्टेज को उल्टा करो। उल्टा करोगे ये करंट घटेगा, एट सर्टेन पॉइंट ये जीरो हो जाएगा। दिस पोटेंशियल इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। दिस पोटेंशियल इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ द मटेरियल। एंड आप क्लियरली देख रहे हो कि स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इन टर्न डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट ऑल टुगेदर विल डिसाइड व्हाट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। सोचो कि फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट ज्यादा हो गया, H and F0 they are constants, E is also a constant, F ज्यादा हो गया, स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा हो जाएगा, मतलब रिवर्स पोटेंशियल ज्यादा हो जाएगा। अगर हम इसको अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए प्लॉट करने की कोशिश करेंगे, सपोज हम कहेंगे दिस प्लॉटिंग इज फॉर ए फ्रीक्वेंसी से F1, ठीक है, और चलिए ये हो गया स्टॉपिंग पोटेंशियल Vs1। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिए तो ये वेरिएशन ऐसे तो होगा, लेकिन ये यहाँ पे जीरो नहीं होगा, कुछ यहाँ पे जीरो होगा, कॉल इट Vs2, जिसकी करेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है F2। ठीक है, थोड़ा फिगर को ध्यान से देखना, डायग्राम में कोई डिफरेंस नहीं है, जो था वही है। F1 फ्रीक्वेंसी के लिए डायग्राम ऐसे आके इधर इंसिडेंट हो रहा था, F2 फ्रीक्वेंसी के लिए डायग्राम ऐसे आके यहाँ पे
घट रहा था। और इसमें से हमें क्या दिखा ये बाय इंक्रीजिंग ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी Vs increases, फिगर से ही पता चल रहा है। So here in figure what is more, F1 is more or F2 is more? F2 is more than F1. How the stopping potential is affected by the intensity of incident light? अरे इंटेंसिटी के साथ इधर कोई बदलाव नहीं आएगा, बदलाव तो इधर ही आएगा। ये हॉरिजॉन्टल था, सॉरी ये फिगर थोड़ा हॉरिजॉन्टल नहीं दिख रहा, मैं इसको हॉरिजॉन्टल बना देता हूँ। ये जो हॉरिजॉन्टल था, ये जो इंटेंसिटी अगर बढ़ जाएगा तो इसकी हायर वैल्यू पे आएगा। अगर मैं देखना चाहूंगा कि हाउ इज द वेरिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी, वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल विथ इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी, तो हम देखेंगे यहाँ पे अगर मैं कहता हूं कि ये एक इंटेंसिटी के लिए है, ये दूसरा इंटेंसिटी के लिए है, ये एक फ्रीक्वेंसी के लिए है और ये कुछ दूसरा फ्रीक्वेंसी के लिए है, तो ये डायग्राम देखो, डायग्राम इज कंटिन्यूअस। ये मान लो कि ये हो गया फ्रीक्वेंसी F2 और ये हो गया फ्रीक्वेंसी F1 और ये हो गया स्टॉपिंग पोटेंशियल इन द टू केसेस, ये Vs1, ये Vs2, ये इंटेंसिटी I1, ये इंटेंसिटी I2 जो कि I1 से ज्यादा है। So with variation of intensity, when you see the photocurrent, remember you must not confuse between IP and capital I. Capital I is the intensity, IP is the photocurrent. इन दोनों के बीच में अगर हम वेरिएशन प्लॉट करते हैं, the graph look like this. समझ में आया? तो क्वेश्चंस क्या आते हैं? How the maximum kinetic energy is affected by? How the maximum kinetic energy is affected by the variation of intensity, variation of frequency of incident light, है ना? How the photocurrent is affected by variation of intensity, variation of frequency of incident light, variation of work function. हाँ, obviously work function ज्यादा होगा तो more energy will be consumed by the photon. तो सारा चीज को आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें ये सारा चीज हमें समझ में आया, ये था कंप्लीट डायग्राम। अभी इस चैप्टर में जो नेसेसरी थ्योरी था मैं खत्म कर दिया। अगर आपको समझ में आ गया है तो थोड़ा सा आप ये चीजों पे ध्यान देना है। व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दूसरा ध्यान देना है कि व्हाट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, और ध्यान देना है कि हाउ दे आर रिलेटेड टू द वर्क फंक्शन एंड टू ईच अदर। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज W by H, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज क्या होता था, इट वाज W by H, थ्रेशोल्ड होता था SC by लैम्बडा, SC by लैम्बडा इज इक्वल टू W, SC by W होता था। और दोनों में क्या रिलेशन है, F0 इज इक्वल F0 इंटू लैम्बडा 0 इज इक्वल टू C। तीसरा था कि व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विथ व्हिच एन इलेक्ट्रॉन में कम आउट इज डिपेंडिंग अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। इफ ऑल द एनर्जी ऑफ वन फोटोन इज कंप्लीटली अब्सॉर्ब्ड बाय वन इलेक्ट्रॉन, इट कम्स आउट विद द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। व्हाट कैन बी द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्शन, इट कैन बी 0, काइनेटिक एनर्जी कैन नॉट बी नेगेटिव। अच्छा, फिर हम लोग देखें कि हाउ दिस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज अफेक्टेड बाय इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। By increasing the intensity of light, more number of photons strike the metal plate, more number of electrons come out, but the maximum kinetic energy depends only on the frequency. फिर आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या है, उसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे और सीधे सीधे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। लेट मी गिव यू सम क्वेश्चंस। When light, a photon of energy 8 electron volt is incident
on a metal with work function 5.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. दिस इज द ओनली इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रहे. ठीक है, 5.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. फाइंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल. यू नो दिस टर्म्स. मैं सीधे सीधे इसलिए इसको ऐसे लिख दिया. देखो इतने ही चीज आपको पूछे जाएंगे. वर्क फंक्शन दिया हुआ है, वर्क फंक्शन दिया हुआ है और आपको निकालना है सॉल्यूशन. सॉल्यूशन में एक एक करके चीजें देखते हैं. एक ही क्वेश्चन में सारा चीज को मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूं. ऑल पॉसिबल न्यूमेरिकल्स. F0 होता है W बाई H. H को अगर हम 6.2 इंटू 10 पावर माइनस 34 लेते हैं जूल सेकेंड, तो फिर वर्क फंक्शन को भी हमें जूल में लेना पड़ेगा. ये 5.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो 5.5 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 जूल. तो ये इसको भी जूल में लोगे तभी जाके आपकी काम बनने वाला है. क्या ये बात समझ में आया? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 जूल. या निकालने की काम आपका है. एनर्जी मेरा घट गया. इट इज Hc बाय W. द सेम थिंग यू हैव टू गो. ये हो गया. H का वैल्यू डालो 6.62 इंटू 10 पावर माइनस 34. C is 3 इंटू 10 पावर 8 बाई W तो हो गया 5.5 इंटू 10 पावर इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19. लंबड़ा जीरो भी मिल गया. मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज फोटोन एनर्जी, फोटोन एनर्जी अब से एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन. एनर्जी ऑफ द फोटोन कितना है? 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 5.5 electron volt. So the maximum kinetic energy with which the electrons may come out is coming out to be 2.5 electron volt. है ना? It's not difficult. फिर क्या है? पूछा मिनिमम काइनेटिक एनर्जी. मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स क्या है? कोई बताने वाला? क्या होता था? 0. Minimum kinetic energy is 0. And the last one is stopping potential. Stopping potential. EVS. Stopping potential निकालने वाली फॉर्मूला क्या था? V. तो ये था पॉइंट नंबर 5. तो हम कहेंगे पॉइंट नंबर 5 में EVS is equal to KE max. यहाँ पे अगर थोड़ा दिमाग लगाओगे तो कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगा. KE max कितना निकला है? The maximum kinetic energy we have seen is 2.5 electron volt. तो हम कहेंगे EVS is equal to 2.5 electron volt. ध्यान रहे, when one electron is accelerated over 1 volt, the kinetic energy is 1 electron volt. When one electron is accelerated over Vs, the kinetic energy is EVS, and that is 2.5 electron volt. इसका मतलब सीधे सीधे याद रखना, कोई कैलकुलेट मत करना. अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है तो क्या लिखेंगे? 2.5 वोल्ट. क्या मेरी बात सबको समझ में आ रहा है? इज इट अंडरस्टूड? दिया है कि मान लो कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए फोटो ट्यूब अरेंजमेंट इज लुकिंग फाउंड टू बी समथिंग लाइक 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. व्हाट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल?
अगर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 6 वोल्ट. यस. Maximum kinetic energy is 5.2 electron volt. तो what is the stopping potential? You say it is 5.2 volt. अगर हम कहेंगे किसी जगह फोटोन्स गिर रहे हैं और फोटोन का जो एनर्जी दिया गया है, एनर्जी ऑफ द फोटोन इज से समथिंग लाइक 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो वर्क फंक्शन है मेटल का वो है समथिंग लाइक 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. क्या कोई बता सकता है स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होगा? What is the stopping potential? पहले मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालो. मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, यस, कितना सिंपल तो है. मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो गया, गिरा 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेके, इतना तो बाहर निकलते रेट खत्म हो गया, बाकी जो बच गया वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, तो दैट इज कमिंग आउट टू बी 6.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होगा? अगर ये 6.5 है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी 6.5 वोल्ट. रिमेंबर, अगर ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इज दैट मच वोल्ट. क्या चीजें समझ में आया? yes. तो यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सारा थ्योरी और पॉसिबल न्यूमेरिकल्स खत्म हो गए. फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद.